स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसे सॉल्यूशंस जो कि टू वोलेटाइल लिक्विड्स से मिलकर के बने होते हैं, इस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग राउल्ट्स लॉ के बेसिस पर टू डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला है हमारा आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा टाइप होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले ये बात करते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस हम लोग किस तरह के सॉल्यूशंस को कहते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस जो कि कॉन्सेंट्रेशन के एंटायर रेंज में राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, उस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। राउल्ट्स लॉ क्या है ये हमें पता है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी सॉल्यूशन में जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उन सभी वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए वेपर, उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो उनके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि टू वोलेटाइल लिक्विड से मिलकर के बना है, अगर हम उस सॉल्यूशन में जो दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स हैं उनके अमाउंट को बार बार चेंज करते रहें, यानी कि सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते रहें, कभी हम लिक्विड ए को ज्यादा मात्रा में ले लें, कभी लिक्विड बी को मात्रा कम कर दें, कभी बी को ज्यादा मात्रा में ले लें, कभी ए की मात्रा को कम कर दें। ऐसे ही हम लोग बार बार कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते रहें और फिर ये चेक करें कि जो दोनों कंपोनेंट है, क्या उसके जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लगातार कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर भी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं। तो अगर हम ये पाएं कि हाँ, बार बार कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर भी बार बार लिक्विड ए और लिक्विड बी का जो मात्रा है उसको चेंज करने पर भी हमें ये देखने को मिलता है कि दोनों ही कंपोनेंट के लिए, यानी कि लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों के लिए ही हमें ये देखने को मिलता है कि इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो लगातार मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही मिल रहा है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये तो पहले इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसके लिए डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जो कि टू वोलेटाइल लिक्विड्स से मिलकर के बना है, मतलब आप एक कंटेनर ले रहे हैं, पहले उसमें लिक्विड ए ले रहे हैं, फिर लिक्विड बी ले रहे हैं और मिलाकर आप सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का फॉर्मेशन जब आप कर रहे हैं तो ना तो हीट उसमें से इवॉल्व हो रही है और ना ही उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि हीट का कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है सॉल्यूशन में, है ना। सॉल्यूशन जब आप बना रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की हीट चेंज नहीं दिखाई पड़ रही, यानी कि उसकी जो एंथैल्पी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। ओके, तो इस तरह ये जो है पहली प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन की, कि जब आप इस तरह के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो हीट चेंज नहीं होता, एंथैल्पी चेंज नहीं होती। तो यानी कि जो डेल्टा एच मिक्सिंग है इसके लिए क्या होती है, 0 होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि इसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू भी 0 होती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आप एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जो कि टू वोलेटाइल लिक्विड से मिलकर के बना है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करने से पहले लिक्विड ए के वॉल्यूम को चेक किया। मान लीजिए आपने लिक्विड ए के वॉल्यूम को 10 ml ले लिया और लिक्विड बी के वॉल्यूम को भी आपने 10 ml ले लिया, और अब आप ये अंदाजा लगा रहे हैं कि दोनों को मैंने 10 ml लिया है, तो अभी जो मैं फाइनल सॉल्यूशन बनाऊंगा उसका भी वॉल्यूम 20 ml होगा। ओके, अब आप ऐसे सोच रहे हैं। फिर आपने क्या किया कि कंटेनर में दोनों ही लिक्विड को मिलाया और मिलाने के बाद जब आपने वॉल्यूम चेक किया तो आपने पाया कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ कि जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिला, उस फाइनल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो एक्चुअल में लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी के वॉल्यूम के सम के इक्वल था। अगर ऐसा होता है तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि ये आइडियल सॉल्यूशन की एक सेकेंड प्रॉपर्टी है कि इसमें वॉल्यूम चेंज नहीं होता। जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है वो दोनों ही कंपोनेंट के वॉल्यूम के सम के इक्वल होता है। यानी कि इसके लिए जो डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के कंडीशन की। इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पर समझेंगे। मान लीजिए
आपको क्या करना है कि 2 वोलेटाइल लिक्विड्स को मिला करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करना है। तो इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले लिक्विड ए को हमने लिया और फिर हमने क्या किया, ये लिक्विड बी को लिया। तो यहाँ पे जो लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम कर रहा है उसे हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम कर रहा है। फिर वही चीज लिक्विड बी हो गया। लिक्विड बी का भी मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अपना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेगा, है ना। तो उसे हम ये कह रहे हैं कि ये इसके बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम कर रहा है। अब हमने क्या किया कि दोनों ही लिक्विड को मिला दिया और मिला करके क्या किया, हमने टू वोलेटाइल लिक्विड्स कंटेनिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए और बी इन दोनों को मिला करके बनाया गया है। तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच किस तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेंगे, ए बी टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करेंगे, है ना। तो कंडीशन यहाँ पे ये है कि ये जो आपका ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है ये, और ये जो बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है ये, और जो सॉल्यूशन के अंदर ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा है ये, इन सारे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए, या तो कम्प्लीटली इक्वल हो या फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो। ये जरूरी होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो दोनों लिक्विड्स ले रहे हैं, यानी कि जो दोनों कंपोनेंट ले रहे हैं उनका, और सॉल्यूशन का, फाइनल सॉल्यूशन का, इन सभी का इसके अंदर जो भी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम कर रहे हैं, उस फोर्सेस की वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए, फोर्सेस बराबर लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करें, तो अगर हम ये चाहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन बने, तो उसके लिए ये जरूरी है कि जो लिक्विड ए है और लिक्विड बी है दोनों सेम टाइप के हो, या तो दोनों पोलर हो, है ना, या तो दोनों नॉन पोलर हो। क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग ले लेंगे तो फिर क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग काम करेगी, है ना। तो फिर अलग अलग काम करेगी तो उस तरह के सॉल्यूशन को फिर हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं कह सकते। तो ये आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन होती है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। तो ये तो अब कंडीशन की बात हो गई। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही रेयर होते हैं। मतलब परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन मिलना मुश्किल है कि ये सारी कंडीशंस को फॉलो करे, और जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, प्लस हमने जो ये कहा कि वो राउल्स के लॉ को कंसंट्रेशन के एंटायर रेंज में फॉलो करे, तो ये सारी चीजें मिलना बहुत मुश्किल है। यानी कि परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही रेयर है। हाँ, लेकिन ऐसे बहुत से सॉल्यूशन हैं जो कि नियरली आइडियल बिहेवियर शो करते हैं। ओके, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, या फिर ये कह लीजिए कि बहुत ही रेयर हो। अब बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स की। तो एग्जांपल है, इसमें पहला है आपका नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। ये जो आपका ये दोनों लिक्विड का जो मिक्सचर है, यानी कि ये जो लिक्विड कपल है किसकी तरह बिहेव करता है, अप्रोक्सीमेटली आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। उसके अलावा बेंजीन एंड टॉल्यून का मिक्सचर हो गया, और आपका थर्ड एग्जाम्पल हो गया क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। अब बात करते हैं हम लोग इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन को, और वाई एक्सिस पर हम लोग ले रहे हैं वेपर प्रेशर को। अब एक चीज ये समझिएगा कि यहाँ पर हम लोग इस साइड क्या कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ए ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि अभी हमने क्या किया है, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं किया है। अभी इस साइड हम सिर्फ लिक्विड ए को दर्शा रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि काई ए इज इक्वल टू 1। काई ए इज इक्वल टू 1 का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ अभी किसका, इधर लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड बी अभी हमने नहीं मिलाया, इसीलिए लिक्विड बी का मोल फ्रैक्शन हमने इधर 0 दिखा दिया। उसके अलावा यहाँ पर हमने क्या किया कि लिक्विड ए के, यानी कि प्योर लिक्विड ए के लिए क्या है, इसका अपना वेपर प्रेशर, है ना। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होता है लिक्विड ए का, हम लोग इसे PA0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, है ना। अब देखिए, इस साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इधर हम ये मान के चल रहे हैं कि सिर्फ लिक्विड बी है। इधर अभी यहाँ पे भी क्या है, इधर हम लोग प्योर लिक्विड बी को कंसीडर कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विड बी के मोल फ्रैक्शन को दिखाया है 1, यानी कि सिर्फ लिक्विड बी है इधर।
और लिक्विड ए इधर नहीं है, इधर प्योर लिक्विड बी है। लिक्विड बी का क्या हो जाएगा, प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है ना, पीबी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया। अब आगे समझिए, देखिए हमें पता है कि राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी सॉल्यूशन में जो भी वोलेटाइल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो अब यहाँ पे देखिए लिक्विड ए के लिए देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, लिक्विड ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता जा रहा है ना, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन जो है वो घटता जा रहा है। 1 है यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो इधर जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं इसका मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है, यानी कि देखिए जैसे जैसे हम लोग इधर आ रहे हैं वैसे वैसे लिक्विड ए के लिए यहाँ पे हमने ये दिखाया है कि इसका ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो घटता जा रहा है। मोल फ्रैक्शन और पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों ही घटता जा रहा है। यहाँ से देखिए ये मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है और पार्शियल वेपर प्रेशर भी ये क्या हो रहा है, घटता जा रहा है ना। फिर इधर से लिक्विड बी के लिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि लिक्विड बी का देखिए यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पे 0 है। तो यानी कि जैसे जैसे आप इधर की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे लिक्विड बी का जो है मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है और इसका वेपर प्रेशर भी देखिए घटता जा रहा है ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए ये लिक्विड बी के लिए इधर आपका वेपर प्रेशर जो है वो घटता जा रहा है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन घटता जा रहा है वैसे वैसे इसका वेपर प्रेशर भी घटता जा रहा है। तो ये दोनों लिक्विड ए और लिक्विड बी के लिए हमने दिखा दिया, यानी कि ये पी ए हो गया है ना। पी ए आपको पता है ना, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पी ए हो गया। उसी तरह आपने पीबी दिखा दिया है ना, पीबी इज इक्वल टू क्या होता है, पीबी नॉट इंटू काई बी, पीबी दिखा दिया आपने। अब आपको पी टोटल यहाँ पे मेंशन करना है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब ऐसा सॉल्यूशन जो कि 2 वोलेटाइल लिक्विड्स से मिलकर के बना होता है उसके लिए पी टोटल क्या होता है, हमें दोनों ही जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ना पड़ता है ना। तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, पी टोटल इज इक्वल टू आपका होता है पी ए प्लस पी बी है ना। तो अगर हम लोग पी टोटल को यहाँ पे ग्राफ में दर्शाना चाहे तो कैसे करेंगे, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो आपकी लाइन हो जाएगी ये क्या शो करेगी, पी टोटल यानी कि पी ए प्लस पी बी है ना। पी ए प्लस पी बी का सम क्या हो जाएगा, पी टोटल हो जाएगा। अच्छा अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने पी ए नॉट और पी बी नॉट के बीच मतलब इतना गैप क्यों रखा है। गैप का मतलब कि इसे हमने काफी ऊपर रखा और इसे हम काफी नीचे रख रहे हैं, इसका ऐसा क्यों। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो हमारा लिक्विड ए है वो सॉल्वेंट है, यानी कि लिक्विड ए ज्यादा मात्रा में है और लिक्विड बी जो है वो यहाँ पे सॉल्यूट है, यानी कि वो कम मात्रा में है। ओके, तो वो ज्यादा मात्रा में लिक्विड ए, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि उसके द्वारा तो फिर उसका जो भी वेपर प्रेशर है वो भी ज्यादा होगा पीबी के कंपेयर में। जब उसकी मात्रा ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए हमने पी ए नॉट को ऊपर और पीबी नॉट को नीचे दर्शाया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ऐसे सॉल्यूशंस जो कि कॉन्सेंट्रेशन के एंटायर रेंज पर राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उस तरह के सॉल्यूशंस को हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो राउल्स लॉ के थ्रू, राउल्स लॉ का यूज करके जो आप वेपर प्रेशर निकालते हैं उससे अलग होता है, यानी कि एग्जैक्टली उतना नहीं आता है, या तो उससे कम होता है या तो उससे ज्यादा होता है। ओके, यानी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं अगर इनकी हम बात करें तो इनके जो कंपोनेंट है यानी कि जो लिक्विड ए और लिक्विड बी है, उन दोनों लिक्विड्स के लिए अगर आप पार्शियल वेपर प्रेशर राउल्स लॉ का यूज करके कैलकुलेट करते हैं तो आप ये पाते हैं कि उनके कंपोनेंट्स का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना आपने कैलकुलेट किया है उतना नहीं होता है, उससे थोड़ा सा अलग होता है, उससे या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। और कंप्लीट सॉल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सेम कंडीशन उसके साथ भी है कि राउल्स लॉ को यूज करके जो आपने कैलकुलेट किया है उतना ना आकर के या तो उससे कम आता है या तो उससे ज्यादा आता है। अब इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होता क्या है कि जब आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए जो वेपर प्रेशर की वैल्यूज होती है, जब वो वैल्यू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा होती है
तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो राउल्ट लॉ का यूज किए गए वेपर प्रेशर के कंपेयर में ज्यादा है, उससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, उससे पॉजिटिव आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और जब वेपर प्रेशर क्या हो, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है राउल्ट लॉ का यूज करके जो आपने कैलकुलेट किया है उससे कम होता है, तब उस वक्त हम लोग टर्म यूज करते हैं नेगेटिव डेविएशन, यानी कि उससे कम आ रहा है तो हम लोग यूज करते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब इस चीज को हम लोग ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले तो आप ये जो मैंने डेविएशन दिखाया है ब्लैक कलर से, ये सब जो मोटे मोटे डेविएशन दिखाए इसको भी मत देखिए, सिर्फ आप इसको देखिए, ये जो मैंने डॉटेड लाइंस दिखाई है, अगर आप सिर्फ डॉटेड लाइंस को कंसीडर करें तो ये ग्राफ किसका है, आइडियल सॉल्यूशन का है ना। जस्ट अभी हम लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाया था, तो वहां पे हमें देखिए ये जो डॉटेड वाला PA मिला था, ये PB मिला था और ये P टोटल मिला था, है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, ये वाला नहीं मिलता है, इसके लिए जो ग्राफ मिलेगा वो ये वाला ग्राफ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि या तो उससे ज्यादा आता है वेपर प्रेशर, या तो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो आपने कैलकुलेट किया उससे कम आता है। तो हम पॉजिटिव डेविएशन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे ज्यादा ही आएगा, है ना। तो वही चीज है कि PA की वैल्यू क्या है, ये वाली ना होकर के उससे ज्यादा रहेगी, एक पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, उससे ज्यादा हो गया, है ना, उससे ज्यादा हो गया। उसी तरह से PB की वैल्यू क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो आया था वो नहीं, बल्कि उससे ज्यादा, उससे थोड़ा सा पॉजिटिवली डेविएट कर गया, तो ये वाला आपका क्या हो गया, PB हो गया। और इसी तरह से जो P टोटल है वो भी क्या है, उसका पॉजिटिव डेविएशन ये हो गया, यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उतना ना आकर के उससे ज्यादा। अब नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट करेंगे हम लोग उससे कम आता है ना, उससे कम होता है। तो नेगेटिव डेविएशन में हम लोग को सारे नेगेटिव डेविएशन शो करने, यानी कि उससे कम वाले शो करने। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, ये PA एग्जैक्टली अगर राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि आइडियल सॉल्यूशंस की तरह होता, तो क्या होता है, ये वाले जो ब्लू ब्लू सारे दिख रहे हैं ये होते हैं, है ना। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए ये वाले नहीं आएंगे, बल्कि अगर नेगेटिव डेविएशन है यानी कि उससे कम है तो कौन सा ग्राफ आएगा, ये PA के लिए ये वाला आ जाएगा, उससे थोड़ा सा घट जाएगा, PB के लिए इस तरह से आएगा और P टोटल के लिए इस तरह से आएगा, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो इस तरह से नेगेटिवली आपको डेविएट करके आप यहाँ पे इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात हो गई, और हम लोग ये भी समझ गए कि पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ये भी समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के रीजन की, कि ऐसा होता क्यों है। पहले बात हम लोग करते हैं पॉजिटिव डेविएशन के रीजन की, कि पॉजिटिव डेविएशन कब शो करेगा सॉल्यूशन। होता क्या है कि जैसे जब आपके सॉल्यूशंस की मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम कर रहे हैं, जब वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं एज कंपेयर टू द सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कंपेयर में, तब आपका सॉल्यूशन जो है वो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन। इस चीज को हम लोग यहाँ से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मान लीजिए लिक्विड A जो है वो आपका सॉल्वेंट है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं उसे हम लोग मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं AA से, हम लोग AA से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मान लीजिए ये आपका लिक्विड B जो है वो आपका सॉल्यूट है, और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस काम कर रहे हैं, मान लीजिए हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं BB से। ठीक है, अब जब आपने क्या किया, लिक्विड A और लिक्विड B को मिक्स करके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया, तो अब यहाँ पे समझिए कि सॉल्यूशन का मॉलिक्यूल जो है, सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो उसे हम लोग मान लीजिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं AB से, कि AB इंटरेक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब देखिए, जब आपके AB इंटरेक्शन जो है जब ये वीक होता है एज कंपेयर टू AA अट्रैक्शन, AA इंटरेक्शन एंड BB इंटरेक्शन, तो उस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। यानी कि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन काम कर रहे हैं, जब वो वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब वीक होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो उस कंडीशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन। अब ऐसे समझिए कि ऐसा क्यों होता है, क्यों इसके वीक हो जाने से ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होगा, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए जब आपने इसे फ्री फॉर्म में लिया था,
तो उस दौरान इस पे फोर्सेस हाई लग रहे थे, लेकिन जब आपने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे फोर्सेस क्या हो गए, फोर्सेस यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या हो गए हैं, वीक हो गए हैं। अब जब वीक हो गए तो क्या होगा, जब वीक हो गए तो ऑब्वियस सी बात है, जब उनके बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा, यानी कि जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जब वो वीक हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स का लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने की संभावना बढ़ जाएगी, है ना। जब समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी चीज है कि जो ये ए और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये फोर्सेस काम कर रहे हैं, जो भी इंटरैक्शंस काम कर रहे हैं, इंटरैक्शंस से मेरा सेंस है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस का, तो जो भी इंटरैक्शन यहाँ पे लग रहा है, जब वो इंटरैक्शन वीक हो जाएगा तो इन लोगों के लिए लिक्विड फेज से वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स का जाना आसान हो जाएगा, है ना। तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएंगे, तो जब वेपर फेज में ज्यादा मॉलिक्यूल्स जाएंगे, वेपर्स ज्यादा बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक चीज तो हमारा ये क्लियर हो गया कि ऐसा क्यों होता है, क्यों पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन का सेंस था वेपर प्रेशर के बढ़ने से, है ना। जितना हम लोग राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं उससे ये ज्यादा शो करते हैं। तो क्यों ज्यादा शो करते हैं हमारा क्लियर हो गया, बिकॉज यहाँ पे सॉल्यूशन बनने के बाद ए और बी मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरैक्शन काम करता है वो वीक हो जाता है। वीक हो जाने की वजह से मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाने की संभावना बढ़ जाती है, इस वजह से वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। नेगेटिव डेविएशन की अगर हम लोग बात करें तो नेगेटिव डेविएशन कब शो किया जाता है, नेगेटिव डेविएशन उस वक्त शो किया जाता है जब आपका क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ए और बीबी के बीच जो लग रहा हो वो वीक हो एज कंपेयर टू ए बी, यानी कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि ए और बी के बीच जो इंटरैक्शन काम कर रहा है, यानी कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, जब ये ज्यादा हो जाए, यानी कि ये और ज्यादा स्ट्रांग फोर्स जब इस पे काम करने लगे एज कंपेयर टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, तो उस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन है वो शो करता है नेगेटिव डेविएशन। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा, देखिए जब वो फ्री स्टेट में थे तो मान लीजिए वहां पे थोड़ा सा कम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स था, यानी चाहे ए का मॉलिक्यूल्स हो चाहे बी मॉलिक्यूल्स हो, उनके बीच क्या इंटरैक्शन थोड़ा सा कमजोर था। लेकिन जब आपने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन किया तो ए और बी के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच अब जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, जो भी इंटरैक्शन काम कर रहा है वो और स्ट्रांग हो गया। तो अब जब ये और स्ट्रांग हो जाएगा, इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो और स्ट्रांग हो जाएगा, तो फिर ए और जो बी है इनका वेपर फेज में जाने की संभावना जो है वो थोड़ी सी घट जाएगी, है ना, कम वेपर्स बनेंगे। और जब वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी घट जाएगा। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अब आप लोग चाहें तो इस एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्लोरोफॉर्म और एसीटोन अलग अलग है, तो क्लोरोफॉर्म के अंदर क्लोरोफॉर्म्स के मॉलिक्यूल्स के बीच अपना इंटरैक्शन काम कर रहा है। एसीटोन है तो उसमें सिर्फ एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में अपना इंटरैक्शन काम कर रहा है। इंटरैक्शन से मेरा सेंस है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, है ना। लेकिन जब आपने क्या किया कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिला दिया, तो हुआ क्या कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर देखिए एसीटोन का ऑक्सीजन और इधर देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन। हालांकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन या फ्लोरीन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, वीक होता है बट बनता है ना। तो इसके बीच एक छोटा मतलब नॉर्मल सा हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इसके वेपर फेज में जाने की संभावना जो है वो घट जाएगी। और जब इसके वेपर फेज में जाने की संभावना घट जाएगी तो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन जो है वो आपका नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, है ना। तो इस तरह से हमारा पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का रीजन भी क्लियर हो गया है और यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।